हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे राज्यसभा का स्टैंड क्या है लोकसभा के सामने। किस किस वेल डिफाइंड एरिया के अंदर राज्यसभा का इक्वल स्टैंड है, इक्वल उसकी पोजीशन है लोकसभा के पास, लोकसभा के सामने। अब हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा कहाँ पावरफुल है और राज्यसभा उतना पावरफुल नहीं बन पाता। तो टॉपिक है अनइक्वल स्टेटस ऑफ राज्यसभा विद डेट ऑफ लोकसभा। फॉलोइंग मैटर्स के अंदर जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं राज्यसभा की, वो अनइक्वल हैं एज डेट ऑफ द लोकसभा। किस किस एस्पेक्ट के अंदर? नंबर वन, मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। याद रखना कीवर्ड ये है हरनीत यहाँ पर, इंट्रोड्यूस, यानी कि अगर लाना भी है ना उसको तो ये राज्यसभा, ये सॉरी राज्यसभा नहीं ला पाएगा, हाँ लोकसभा के अंदर ही आ पाएगा। उसके बाद राज्यसभा, दूसरा कीवर्ड, ना ही मनी बिल के केस में उसके लिए कुछ अमेंडमेंट पेश कर सकता है, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन क्या एक ऑर्डिनरी बिल अगर होता बिस में तो क्या कर सकता था राज्यसभा ऐसा? बिल्कुल। तो उसको लोकसभा को वो बिल रिटर्न करना पड़ेगा 14 दिन के अंदर अंदर, विद और विदाउट रिकमेंडेशन। यानी कि रिकमेंडेशन दे सकता है, ये कीवर्ड है। रिकमेंडेशन दे सकता है, चाहे तो ना भी दे, लेकिन बस रिकमेंडेशन देने का वो है। अब रिकमेंडेशन क्या होती है? सुझाव होता है। आप अगर किसी को कोई सुझाव दे रहे हो तो जरूरी है मयूर वो मान ही लेगा क्या? जरूरी तो नहीं है। सजेशन को तो सजेशन इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वो कंपल्शन नहीं है अर्पित, है ना। तो ये चीज़। अच्छा, अगर वो 14 दिन के अंदर हरनीत अगर वापस ना करे, राज्यसभा बेशर्मों की तरह बिल को रख के बैठ जाए कि हम तो नहीं दे रहे, क्या हो जाएगा फिर? डिले हो जाएगा प्रोसीजर क्या मनी बिल के पास होने का? नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जरा, अगर ये 14 डेज यहाँ पर लिखा हुआ है, और जैसा कि मैं आपको अभी तक प्रीवियस रूल में समझा चुका हूँ, मैं इसको अगर किसी एग्जाम के अंदर अगर 2 वीक्स आ जाए तो इस स्टेटमेंट को ठीक मान लूँ मैं? क्यों भाई? क्यों क्यों 2 हफ्ते 14 दिन नहीं होते? नहीं, वैसे ही बात तो 2 हफ्ते 14 दिन नहीं होते, होते ना। एक बात मेरी याद रखना, रूल सुन लो। आप कहोगे बार बार आप रूल्स को मोल्ड करते रहते हो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जाम की अलग अलग एग्जाम की कंडीशंस होती हैं। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। 6 महीने 180 दिन कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ना श्रेया कि हम फेब्रवरी से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कौन से महीने को ले रहे हैं। लगातार किसी ऐसे महीनों को तो नहीं ले रहे हैं जहाँ पर 31 तारीख होती हो, है ना, या 30 होती हो। तो 6 महीने 180 डेज नहीं होते हैं कभी भी। अच्छे बच्चों की तरह अगर जनवरी से भी मानना शुरू करोगे ना, तब भी 180 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या 2 हफ्ते 14 दिन होते हैं हर केस में? चाहे किसी भी महीने के किसी भी 2 हफ्तों को पकड़ लो। यस, ये वाली बात, ऐसा ट्रैप कभी भी यूपीएससी नहीं बिछाएगा, लेकिन यूपीएससी के अलावा हर एक एग्जाम बिछा बिछा सकता है। इसको राइट ही मानकर आना। ज्यादा सोचोगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो पूरी स्टेटमेंट ठीक होगी। सिर्फ आप इसको ना सोचकर और 14 दिन को वो नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको 2 वीक्स पर गैम्बलिंग कर लेनी है। ओके, समझ गए ना मेरी बात? लेकिन इसको हमेशा क्या करना है? सही मानना है गलत मानना है? 6 महीने इज इक्वल टू 180 डेज? गलत है। 3 महीने इज इक्वल टू 90 दिन? 1 महीने इज इक्वल टू 30 दिन? नहीं, ठीक है। तो श्रेया देखो, ये चीज क्या प्रूव करता है? बचपन से हम सबको चू बनाया गया, सब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। दोनों केसेस के अंदर मनी बिल जो है फिर भी पास ही माना जाएगा बाय द 2 हाउसेज, चाहे वो 14 दिन के अंदर वापस करे चाहे ना करे। अच्छा, अगर लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशन को मान लेगा तो क्या बोला जाएगा? मनी बिल हैज बीन पास्ड इन विच फॉर्मेट? मॉडिफाइड फॉर्मेट। और अगर ना माने तो ओरिजिनल। और ये ओरिजिनलिटी आई कहां से थी? लोकसभा से। सोच काहे रही हो बे?
फाइनेंशियल बिल जो है, अ फाइनेंशियल बिल नॉट कंटेनिंग ओनली सोली द मैटर्स ऑफ आर्टिकल 110, अगर सिर्फ 110 वाले मैटर होते तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्मेट के अंदर मनी बिल, है ना। लेकिन मनी बिल की सारी चीजों के अलावा कुछ जर्नल बातें भी अगर हो, जिसको हम लोग फाइनेंशियल बिल कहते हैं, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। लेकिन बात आती है जब उसके पैसेज की, दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है। इसको तो आप लोग जानते होगे ना, बहुत डिटेल में हमने इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया था, है ना, फाइनेंशियल बिल 1-2, राइट, याद है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल पावर है ये डिसाइड करने की कि क्या एक बिल मनी बिल है भी कि नहीं है, वो लोकसभा के स्पीकर के पास है, ना कि राज्यसभा के चेयरमैन के पास। और क्या स्पीकर के इस डिसीजन को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज करा जा सकता है, क्या कंप्लेंट करी जा सकती है क्या, कहीं कहीं नहीं। और मैंने एक पूरी की पूरी पॉलिटिक्स भी समझाई थी ना इसके ऊपर, याद है जैद, कि ऐसा क्यों होता है कि स्पीकर को बोल दिया जाता है तुम इस बिल को मनी बिल के फॉर्मेट के अंदर ला दो, ताकि सरदर्दी ना पालनी पड़े कि पास होगा कि नहीं होगा। अगर मनी बिल के फॉर्मेट के अंदर ये अगर कोई बिल आ जाता है और स्पीकर उसको मंजूरी दे दे, तो फिर टेंशन फ्री हो गई ना सरकार तो बिल्कुल उसकी पैसेज को लेकर, क्योंकि दूसरे हाउस का क्या फिर कोई रोल बचा क्या, नहीं। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, ज्वाइंट सिटिंग जब भी होती है दोनों हाउसेस की, वो उसके ऊपर प्रिसाइड करता है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। लोकसभा जो होता है, हमेशा जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है उसके पास नंबर ज्यादा होते हैं। इट मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इट विंस द बैटल। बैटल जीतने का यहां पर क्या मतलब है, कोई युद्ध तो चल नहीं रहा है तलवारों के साथ, बात है उस अटके हुए मुद्दे को पास करवाने की। और ये कब होगा, व्हेन द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द रूलिंग पार्टी इन बोथ द हाउसेस, ठीक है, इज लेस देन डेट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। लेकिन फिर भी नंबर ज्यादा होते तो लोकसभा का पलड़ा भारी है, ठीक है। कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर, जल्दी बताओ। मैक्सिमम 550। राज्यसभा 250। मैं मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा हूं, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है। 552, ठीक है वो, हाँ ठीक, एंग्लो इंडियन वाली चीज हट गई ना। और मुझे एक बात बताओ, नॉमिनेशन जो है लोकसभा में अब होती है क्या, किसी भी फॉर्मेट के अंदर, नहीं। कहाँ होती है जैद, किसकी नॉमिनेशन होती है, राज्यसभा की होती है। कितने कितने, कौन सी फील्ड है, कितनी फील्ड है वो, अरे कितनी फील्ड है, मैंने नंबर बोलो बे। 4। कौन कौन सी, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। अच्छा, अगर ये विधानसभा होती तो एक पांचवा एक और इंडिकेटर क्या होता है, मूवमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ भी कह लो आपकी मर्जी। क्या इसके अंदर मैं उसको डाल सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्गीज कुरियन का व्हाइट रेवोल्यूशन जो था, अमूल एक पूरी मूवमेंट थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वेरी गुड, ठीक है। राज्यसभा जो है वो सिर्फ बिल को डिस्कस कर सकता है बट वोट नहीं कर सकता ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। ऐसा क्यों, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज लोकसभा की क्यों है, राज्यसभा से पैसों वाली पावर क्यों छीनी गई है, नहीं है। और वो जो सरकार है वो देख लेगी देश का पैसा 5 सालों के लिए या फिर हर एक साल के लिए कहाँ जाना है, जनता के डायरेक्ट द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं उन्हीं के पास, देश में जो पैसा होता है, देश की तिजोरी होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो उन्हीं के पास पावर होती है। एंड लॉजिकल तरीके से होनी भी उन्हीं के पास चाहिए। अ रेजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, कि अब नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं रहनी है। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू कब नहीं रह सकती, कब उसका डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगा, बताओ। अरे इमरजेंसी का डिसकंटिन्यूएशन कब हो जाएगा, जब इमरजेंसी हट जाती है उसके मैक्सिमम 6 महीने तक वो चीज रह सकती है, बस उसके बाद तो हटना ही हो है ना।
तो इसके लिए जो एक रेजोल्यूशन है, इट कैन बी पास्ड ओनली बाय द लोकसभा एंड नॉट बाय द राज्यसभा, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी के टाइम पर लोकसभा का टेन्योर जो है वो कितने टाइम के लिए एक्सटेंड करा जा सकता है एक बार में? 1 ईयर। 1 ईयर। क्या बोल रहे हो हरनीत? हाँ, एक बार में, हाँ, 1 साल के लिए, है ना। राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये प्रिविलेज किसके पास है? लोकसभा। दिस इज बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली टू द लोकसभा। राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकता है और क्रिटिसाइज कर सकता है सरकार की पॉलिसीज को और उनकी एक्टिविटीज को। अब बात करते हैं राज्यसभा की स्पेशल पावर्स के बारे में। स्पेशल पावर्स मतलब क्या? ये वो पावर्स हैं जो कि लोकसभा के पास होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। इन तीनों टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और ये चीज ना, हालांकि वैसे तो मेंस के पर्सपेक्टिव से दे रखा है आपको समझाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन पक्का, इसका गारंटी मैं बता रहा हूं, प्रिम्स में ही बनेगा, और वो भी पॉइंट 3 से बनेगा। और ये जो तीनों पावर्स है ना, ये जो इक्वल, अनइक्वल और स्पेशल, ये चीज आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखी है, बिल्कुल सेम डिट्टो आवर कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। राज्यसभा के पास ना 4 एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं, स्पेशल पावर्स होती हैं, जो कि लोकसभा के द्वारा एंजॉय नहीं करी जाती हैं। दीज आर रिजर्व्ड ओनली फॉर राज्यसभा। नंबर 1, राज्यसभा, सबसे पहली बात तो ये बताओ हरनीत, किसका रखवाला होता है? जैसे लोकसभा हम लोग कहते हैं कि जनता को और जनता की वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउस होता है, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका रखवाला है? वेरी गुड, पढ़ रही है लड़की, क्या बात है। स्टेट्स एंड यूटीज, इनकी वॉइस को रिप्रेजेंट करता है ना। अब यहां पर अगर स्टेट की बात हो रही है तो क्या मैं ऑटोमेटिकली मयूर यहां पर लिख दूं कि स्टेट के ऊपर जो भी कानून बनते हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर गिवन है? अब आओ इस पॉइंट के ऊपर, यहां पर बेस में जहद बोला क्या क्या है, राज्यसभा ही वो हाउस है विच कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, मुझे एक बात बताओ श्रेया, एक बास्केट है ना जिसके अंदर बड़े सारे टॉपिक्स जो हैं वो गिवन है। ये एक बास्केट है ना जिसके अंदर बड़े सारे टॉपिक्स गिवन है। राज्य ये बना सकता है, वो बना सकता है, राज्य की सरकार ये पास कर सकती है, वो पास कर सकती है। ये सारे के सारे, क्या मैं ऐसा बोल दूं, टॉपिक्स हैं। अगर स्टेट लिस्ट जो कि आर्टिकल 249 के अंदर गिवन है, अगर यहां पर जो भी सब्जेक्ट, आप इसको टॉपिक बोल लो या सब्जेक्ट बोल लो या इश्यूज बोल लो, ठीक है, कोई भी मुद्दा जो है यहां पर अगर स्टेट लिस्ट के अंदर वो लिखा हुआ है, एन्यूमरेटेड है, हाईलाइटेड है, राज्यसभा ही पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि आप इसके ऊपर कोई ना कोई एक कानून बना दो। अच्छा, कब बोलेगा ये कानून बनाने के लिए? कब? सिंपल सी बात है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे सिंपल सी बात है ना, ऐसा कुछ नहीं है 2 या 3 स्टेट से, ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा खुद से भी बोल सकता है। सिंपल मयूर, वो टॉपिक स्टेट लिस्ट के अंदर गिवन है, अभी तक उसके ऊपर कानून बना नहीं है देश में कभी कोई। सिंपल इसका रीजन है ये, ठीक है। आंसर क्या होगा श्रेया हमारा? राज्यसभा पार्लियामेंट को ये चीज तब बोलेगा जब वो टॉपिक गिवन है आज तक, लेकिन कानून ही नहीं बना उसके ऊपर कभी कोई। अब वो कानून हो सकता है 2, 12, 18 राज्यों के अंदर वो हो सीमित, लेकिन जब राज्यसभा को ये रियलाइज हो जाए, नहीं यार, अब राज्यसभा कोई भी काम कब करता है, राज्यों के लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर? बताओ कौन सा हाउस है ये? इसके द्वारा कोई भी जो प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा वो सिर्फ राज्यों के लेवल को प्रभावित करेगा या फिर नेशनल इंटरेस्ट को प्रभावित करेगा?
नहीं नहीं, वो तो उसकी वॉइस है भाई, पार्लियामेंट का हाउस है, नेशनल लेवल, नेशनल लेजिस्लेचर है ये जब भी किसी बिल को पास करता है तो क्या ये कहता है कि नहीं नहीं देखो मैं पास तो कर दे रहा हूं लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ राज्यों पे दिखना चाहिए? पूरे देश का है ना। ये स्टेट लिस्ट में से जो भी टॉपिक गिवन था, इसके ऊपर कौन कानून बना सकता था अभी तक? स्टेट गवर्नमेंट। अब ध्यान से देखो इसकी लैंग्वेज, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, शांत रखो अपने दिमाग को। हरनीत, ये पार्लियामेंट को अथॉरिटी दे रहा है कि मैं आपको परमिशन देता हूं स्टेट लिस्ट में से कानून को निकालकर आप इसके ऊपर एक कानून बना दो। यानी कि क्या कह रहा है, राज्यों के लेवल पर इस कानून को सीमित ना कर इसको कैसा कानून बना दो? वेरी गुड। हाँ वही। नहीं, ये टर्म मत मेंशन करो प्लीज प्लीज। यूनियन लिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। यूनियन लिस्ट तो फिर ये मुद्दा होता ही नहीं ना, फिर राज्यसभा और उसकी क्या पावर है? यूनियन लिस्ट में तो सबको पता है यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, वो तो बनेगा ही नेशनल लेवल से। नहीं नहीं, फिर भी वो यूनियन लिस्ट में नहीं आएगा। नहीं आएगा, वो कानून बन जाएगा नेशनल लेवल का, वो यूनियन लिस्ट का टॉपिक नहीं बनेगा। वो उसका प्रभाव पूरे देश के ऊपर होगा। बस बस सुनो मेरी बात श्रेया, थ्योरेटिकली कभी भी ऐसे फ्रेमवर्क के अंदर वो लिखावट की फॉर्म में यूनियन लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। क्यों? एक हाउस ने डिमांड करी है बस ये, और उसकी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज भी थी। ये कौन सा हाउस है? राज्यसभा। ये वाला काम लोकसभा क्यों नहीं बोल सकता करने के लिए? बिकॉज लोकसभा रिप्रेजेंट्स ओनली द इंटरेस्ट एंड वॉइस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, एंड राज्यसभा किसकी आवाज है? राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की, यानी कि यूटीज की। ये वाला पॉइंट समझ में आया? बताओ। इसकी हर तरह से इंटरप्रिटेशन दे दी मैंने आपको, बोलो। पक्का आगे बढ़ूं या फिर से रिपीट करूं या फिर से समझा दूं एक बार, जल्दी बताओ। नहीं नहीं यार, इसमें यहां पर सब कुछ राज्यसभा ही करेगा। वो ये बोलेगा देखो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में से सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, वो कानून कभी भी नेशनल लेवल पे नहीं बनेगा, यूनियन सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। तो अब इसको पता है यूनियन एग्जीक्यूटिव तो कभी छूने से रही इस चीज़ को, वरना तो वो सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन हो जाएगा ना। अब ये जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो टॉपिक गिवन है, यहाँ पर राज्यसभा को ये अथॉरिटी है कि वो पार्लियामेंट को बोल सकता है आप इसके ऊपर कानून बना लो, हम आपको परमिशन दे रहे हैं। भले ही ये चीज स्टेट लिस्ट में गिवन है, सिर्फ स्टेट कमिटी इसके ऊपर अभी तक कानून बना सकती थी, कोई बात नहीं, मैं स्टेट की वॉइस हूं, मैं परमिशन दे रहा हूं आपको इस कानून को, इस मुद्दे को, इस टॉपिक को, इस इशू को आर्टिकल 249 की बास्केट में जो दे रखा है, एक चीज को उठाकर नेशनल लेवल पे लागू कर दो, क्योंकि अब ये सिर्फ अलग 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 राज्यों का मुद्दा नहीं रह गया। अब ये चीज पूरे देश में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में दिखनी चाहिए। अब समझ में आया इसमें? अच्छा, इसके लिए क्या मैं ये कह सकता हूं ये चीज राज्यसभा तब करेगा जब नेशनल सरकमस्टांसेस उस चीज को वारंट करे। वारंट का मतलब समझते हो ना, मतलब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब ये चीज करने की जरूरत है। आज से पहले वाले जमाने में कभी ऐसा नहीं करना था, लेकिन अब देश की परिस्थितियां अलग हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूं हरमीत में कि कुछ गलत है ना? और मैंने यहां पर ये कीवर्ड क्यों लिखा है मयूर, नेशनल सरकमस्टांसेस, क्योंकि राज्यसभा कौन से लेवल पे लेकर आना चाह रहा है ऐसे कानून को? राज्यों के लेवल पे तो था ही वो कानून, नेशनल लेवल पे लेकर आना चाह रहा है। दूसरी चीज, ये पहली पावर है स्पेशल पावर। 4 एक्सक्लूसिव पावर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक एक्सक्लूसिव पावर हमने पढ़ ली। नंबर 2, पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है राज्यसभा कि अभी तक हमारे देश में जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, कितनी होती है ऑल इंडिया सर्विसेज जल्दी बताओ? आईएएस, आईपीएस, हाँ हाँ ठीक है, आईएफओएस। अब अगर यहां पर एक सर्विस लेकर आनी है, मान लो कि हमें इंडियन एजुकेशन सर्विस, या फिर इंडियन जुडिशियल सर्विस, या इंडियन बकलोली सर्विस, कोई भी हो, तो इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट कि आप एक नई ऑल इंडिया सर्विस बना सकते हो जो कि कॉमन होगी सेंटर के लिए,
एंड स्टेट्स के लिए अंडर आर्टिकल 312। कुल मिलाकर आप ये कॉमन वाली बात को छोड़ो, नई ऑल इंडिया सर्विस को बनाने के लिए लोकसभा, पीएम का मूड, मंत्रिमंडल का उनके मूड, ये मूड उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, राज्यसभा खुद भी ही ऑथराइज कर सकता है फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। आप समझ गए? ये यूपीएससी की जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, मैं भी आपको 2-4 बार से क्यों बोल रहा हूं कि राज्यसभा के अंदर ये प्रस्तुत करी गई हैं, इसके ऊपर वो चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, इंटरव्यू हटवा दो या हटवा दो। राज्यसभा इन सब चीजों को खुद से देखता रहता है। ठीक है? एंड क्या राज्यसभा अगर ये बोलेगा पार्लियामेंट को कि नई ऑल इंडिया सर्विस बना दो, इस चीज में कोई वजन होगा क्या? अरे होगा यार। क्यों पर स्पेशल पावर किस बात की फिर उसकी? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ राज्यसभा जो है, अगर ये ऑल इंडिया किसी नई सर्विस को बनाने को बोलेगा, इस बात में वजन होगा क्या? बिल्कुल होगा यार, स्पेशल पावर है उसकी यार, फालतू में ऐसी थोड़ी ना लिख रखी है। डन। आगे देखते हैं। उसके बाद राज्यसभा अकेला ही, इट कैन अलोन इनिशिएट अ मूव फॉर द रिमूवल ऑफ वीपी। वाइस प्रेसिडेंट को खुद से ही रिमूव करने के लिए इनिशिएटिव ले सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वीपी कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा एंड नॉट इन द लोकसभा। आर्टिकल 67 संविधान का ऐसा कहता है। क्यों? वाइस प्रेसिडेंट कौन से हाउस की शान है? राज्यसभा। वीपी को सैलरी किसकी मिलती है, अब बता दो जरा मुझे। वीपी की मिलती है कि चेयरमैन की मिलती है? चेयरमैन कितनी मिलती है? 4 लाख। इफ अ चौथी पावर, लास्ट पावर, एक्सक्लूसिव पावर इसकी, इफ अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति ने एक प्रोक्लेमेशन इशू करा है कि वो नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने जा रहे हैं, या फिर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने जा रहे हैं, या फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज करने जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये लाइन क्या बोल गया हमें? आर्टिकल 352 हो, चाहे 356 हो, या फिर 360 हो, तीनों आर्टिकल समा गए इसके अंदर के नहीं? इस लाइन के अंदर अगर एक प्रोक्लेमेशन इशू करा गया है प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज करने के लिए, एट अ टाइम एंड लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व। ठीक है? ऐसे टाइम पर जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, या फिर डिसोल्यूशन जो है लोकसभा का, इट टेक्स प्लेस विद इन द पीरियड अलाउड फॉर इट्स अप्रूवल। तो जो प्रोक्लेमेशन है वो फिर भी इफेक्टिव रहेगा अगर इसको सिर्फ और सिर्फ अकेला उस टाइम पर राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया हो तो। समझना ध्यान से, राष्ट्रपति ने प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी को, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को लगाने के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल हो, नेशनल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, वो इशू कर दिया था, वो प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया था। एकदम से क्या हुआ? लोकसभा डिसॉल्व हो गई, या फिर जो डिसोल्यूशन है लोकसभा का, इट टेक्स प्लेस विद इन द पीरियड अलाउड फॉर इट्स अप्रूवल। ऐसे टाइम के अंदर कि जब लोकसभा थोड़ा सा अप्रूव करना चाह रहा है, उसको देखना चाह रहा है, लेकिन दूसरा हाउस तो परमानेंट हाउस है, इंटैक्ट है वो तो, राज्यसभा, अगर वो भी उसे अप्रूव कर देगा ना उस टाइम पर, तब भी काम चल जाएगा। प्रोक्लेमेशन फिर भी इफेक्टिव रहेगा अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया था और उसके इशू करने के बाद डिसॉल्व हुई है, या फिर डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है लोकसभा का वो संज्ञान में है अभी। लेकिन राज्यसभा ने अगर बोला ना कि कोई बात नहीं, चलो लोकसभा को बाद में संभाल लेना, अभी देश की परिस्थिति ऐसी है, मैं भी तो एक पार्लियामेंट का हाउस हूं पूरा का पूरा, मेरा भी तो 50% वजन है पूरे के पूरे इस पार्लियामेंट की डेफिनेशन में, तो यहां पर राज्यसभा की पावर भी बोलती है इमरजेंसी के टाइम पर। बात ये, ठीक है? ये एक स्पेशल चीज है, आज तक इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है इस लाइन को उठाकर, मतलब इस टेक्निकल जो भी है इंटरप्रिटेशन इसकी, इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं बन सका है, और आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर। एक ये वाली बात मैंने आपको बताई थी नहीं, इसको भी ध्यान में रखना, ये एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ
सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी। उसके बाद अगर राइटर कह रहा है अगर हम ऊपर वाले सारी 4 पावर्स को एनालाइज करें राज्यसभा की, ये हमें क्लियरली बताता है कि राज्यसभा की जो पोजीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के अंदर, ये इतनी ज़्यादा भी वीक नहीं है। इट इज़ नॉट एज वीक एज द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटेन इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, या फिर इतनी स्ट्रांग भी नहीं जितनी सीनेट की है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के अंदर। ये ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कौन सा हाउस है? अपर हाउस के लोअर हाउस, और सीनेट कौन सा हाउस है? डेफिनेटली अगर कंपैरेटिव एनालिसिस राज्यसभा के साथ चल रहा है तो ये वहां के क्या है? अपर हाउस है ना। एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैटर एंड कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो पावर और स्टेटस है राज्यसभा का इन ऑल द स्फीयर्स, ये बिल्कुल इक्वल है एंड ये बिल्कुल सिंक करके चलता है लोकसभा के साथ। राज्यसभा को भले ही कम पावर दे रखी है संविधान निर्माताओं ने एज कंपेयर टू द लोकसभा, लेकिन राज्यसभा की जो यूटिलिटी है कि इसको कंटिन्यू क्यों करना चाहिए हमें इस हाउस को, उसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। नंबर 1, लोकसभा जब कानून को पास करता है, बना रहा होता है, उस प्रोसेस में कभी कभार वो बहुत ही ज़्यादा डिसीजन ऐसे ले लेता है विच आर वेरी हेस्टी, डिफेक्टिव, केयरलेस एंड इल कंसिडर्ड। तो इस चीज़ को चेक करने का काम, लोकसभा के इस रवैये को चेक करने का काम, आराम से उसको रिवाइज करके डीपली थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट करके ये वाला काम अपर हाउस कर सकता है, सेकेंड हाउस कर सकता है, राज्यसभा कर सकता है। उसके बाद देश के कुछ ऐसे लोग जो कि देश की शान है, जिन्होंने लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस के अंदर योगदान दिया है, तो क्यों ना हम उनको भी देश की कानूनी प्रक्रिया के अंदर शामिल करें विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो ऐसे जो एमिनेंट प्रोफेशनल्स जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन जो है, और जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन को फेस नहीं करना चाहते, तो राज्यसभा उनके लिए एक विंडो ओपन कर देता है ऐसे 12 पर्सन के लिए जिनका नॉमिनेशन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑब्वियसली बात है, इनका इलेक्शन नहीं होता, आपको पता है ना। इलेक्शन नॉमिनेशन में फर्क क्या होता है हरनीत? क्या डिफरेंस होता है इलेक्शन नॉमिनेशन में? जो वो चुनावी प्रक्रिया से होता है, नॉमिनेट में सिर्फ चुन लिया जाता है, इनडायरेक्टली मत बोलो, सिर्फ चुन लिया जाता है। कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इलेक्शन का प्रोसीजर है ही नहीं वहां पर। रिकमेंडेशन होती है, बस उनको सिलेक्ट कर ली जाता है, चेरी पिकिंग कर ली जाती है उनकी, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा जो है वो हमारे देश में फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है, राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके। ये फेडरल इक्विलिब्रियम क्या है? जो सीसॉ है ना, ठीक है, वो ना ऊपर झुके ना नीचे जाए, वो बिल्कुल बैलेंस रहे। वरना लोकसभा का ही वजन पूरा पूरा हो जाएगा, लेकिन ये वजन बिल्कुल बैलेंस रहे। और क्योंकि यहां पर फेडरल इक्विलिब्रियम की बात चल रही है, तो मैं नीचे लिखना चाहूंगा यहां पर सेंटर एंड स्टेट्स। बताओ कौन सी गवर्नमेंट सुप्रीम होती है हरनी, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट? दोनों अपने रिस्पेक्टिव एरिया में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्यादा बड़ा होता है बिस्मे या फिर सुप्रीम कोर्ट? दोनों अपने रिस्पेक्टिव एरिया में। आईएएस ऑफिसर ज्यादा बड़ा है श्रेय या फिर एक क्लर्क? दोनों। तो श्रेया फिर इसकी तैयारी क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है। इट मेंटेन्स फेडरल इक्विलिब्रियम, राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके। क्यों? ये राज्यसभा किसकी वॉइस है? स्टेट्स की और यूटीज की, ठीक है, ताकि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अनड्यू इंटरफेरेंस ना कर सके। अगला टॉपिक श्रेया जो आप जानना चाह रहे थे वही है, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस फाइनली, ठीक है। इस डिस्कशन में लेकिन फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।